चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। एक बार फिर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने लिया यू टर्न। किसान गजेंद्र की मौत पर भी केजरीवाल ने मांग ली माफी। बड़ा सवाल, आखिर बार बार माफी के पीछे की केजरीवाल की क्या है सियासी रणनीति? जी हाँ, हम चर्चा करेंगे केजरीवाल के माफी पर, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको ये अपनी रिपोर्ट। स्टेज से वो पेड़ थोड़ी दूरी पे था, आप लोग सब मौजूद थे, आपको पता है। बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मीडिया कर्मी खड़े थे, उसके पीछे पेड़ था और पेड़ की ऊपर बैनर लगे हुए थे और पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, गिलानी आ रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम। लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गलती का एहसास हुआ है, लेकिन एक बार फिर वक्त और गजेंद्र के गुजर जाने के बाद सीएम साहब को अब लगता है कि उन्हें रैली रोक देनी चाहिए थी। लेकिन जिस वक्त ये मौका था वो राजनीति चमकाने में जुटे थे। गजेंद्र मौत की मंजिलें चढ़ रहा था, वो राजनीति में और ज्यादा चढ़ने और बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों की आंखों के सामने वो पेड़ पर चढ़े। यहां से मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। पुलिस की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है, इंसान तो है। गजेंद्र के पेड़ से लटकते ही केजरीवाल को हर जगह राजनीति ही नजर आने लगी। ना उन्होंने रैली रोकी और ना ही राजनीति चमकाने का कोई मौका। उनके सिपह सालार 3 दिनों तक घूम कर, कैमरा ढूंढ कर कुतर्कों को तर्क बनाने की कोशिश में जुटे रहे। किसी ने मीडिया को कोसा तो किसी ने पुलिस को। ये अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच पे नहीं उतरे। ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े। ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पर जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने चाहिए। पुलिस से लेकर पॉलिटिक्स तक सबको कोसने के बाद भी दामन से दाग नहीं हटे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक जमकर थू-थू भी हुई। तो आखिर में केजरीवाल ने वही किया जो वो करते आए हैं, माफी मांग ली। मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, गिलानी आ रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम। लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। वैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब केजरीवाल ने गलती की और माफ़ी मांग दी। पहले कांग्रेस के साथ सरकार बनाने पर माफ़ी मांगी, फिर सरकार छोड़कर भाग निकलने पर दिल्ली में घूम कर वोट और माफ़ी मांगते रहे। कई लोग भड़क गए और उन्होंने मीडिया के इन साथियों के साथ बदसलूकी की। मैं उस बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराज़गी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो हमारी व्यवस्था में कमी रह गई, मैं ये मानता हूँ और मैं माफ़ी। कई बार गुस्सा आ जाता है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान है, सिर्फ ये देवता नहीं है। बार बार गलती करने और हर बार माफी मांगने में मास्टरी कर चुके केजरीवाल ने एक बार फिर माफी तो मांग ली, लेकिन क्या उनके माफी मांगने से गजेंद्र लौट आएगा? क्या उन जिंदगियों का सूनापन दूर हो जाएगा
जो गजेंद्र की मौत से पैदा हुआ है। सवाल कई हैं, जवाब भी कई हो सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन ईमानदार कोशिश की गई होती या सिर्फ दिलासा भर ही दिया गया होता तो फर्क पड़ता। शायद गजेंद्र न मरता, न दिन भर कैमरों के सामने दलीलें देनी पड़ती, न माफी मांगनी पड़ती और न ही यूं नजरें चुरानी पड़ती। जितनी बार केजरीवाल ने माफी मांगी उसके कुछ अंश आपको हमने दिखाए हैं। इससे ज्यादा जब उन्होंने मीडिया को जेल भेजने की बात कही तब भी उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा जब कुछ कार्यकर्ता ने मीडिया पे हमला किया तब भी माफी मांगी। जब बच्चों की कसम खा के आए थे कांग्रेस का सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बनाने के बाद छोड़ के जाने के बाद फिर से माफी मांगी, लौट के आने के बाद फिर से माफी मांगी। वो माफी मांगने के पीछे असल में केजरीवाल की सोच क्या है? केजरीवाल की पूरी सियासत को अगर हम नजर डालें तो केजरीवाल की सियासत भ्रष्टाचार से उपजे आंदोलन को उसने सियासी अपना दल बनाने से उसकी शुरुआत होती है। और ये जो है सियासी नौटंकी जिसे आप कह सकते हैं, सियासत में नौटंकी होते रहे, लेकिन सियासी नौटंकी का जो नया फार्मूला केजरीवाल ने ईजाद किया उसमें माफी एक सियासी रणनीति के तौर पे उभर के आ रहा है। हमारे साथ हैं शकील अंसारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमने आमंत्रित किया है, बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी मोहम्मद यामीन साहब हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चुनाव भी लड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजवीर सोलंकी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल छोटा सा जो ये माफ़ी का सिलसिला शकील साहब आपने देखा है, शायद आपको, आप तो चूँकि मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, बिहार में मंत्री रह चुके हैं, आपने सियासत को बहुत नज़दीक से, इतनी माफ़ी किसी राजनेता ने मांगी है कि आपको याद है? नहीं, जैसे आपने कह रहे हैं माफ़ी किसी राजनेता ने इतनी नहीं मानी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, दो विषय है। एक तो माफ़ी मांगना, एक्चुअली माफ़ी मांगना। एक जो अंग्रेजी का एक शब्द है, आमतौर पे कहते हैं सॉरी, गंदी से गंदी बात कर लिया, गलत से गलत काम कर लिया, 1 मिनट में सॉरी कह के वो आगे झाड़ के चले गए, जैसे वो बंडी झाड़ के मानसिकता है, ये मानसिकता की बात है। अब इस तरह से लगातार कोई आदमी माफ़ी जब मांगता है तो इसके मतलब हुआ माफ़ी मांग रहा है तो आगे वो गलती नहीं करेगा, ये कंसेप्ट आप उम्मीद करते हैं। कंसेप्ट ये है ना, माफ़ी का कंसेप्ट ये है कि जो आदमी माफ़ी मांगता है उससे उम्मीद की जाती है कि आगे वो गलत काम नहीं करेगा, अपने आप में सुधार लाएगा, तब वो माफ़ी है, वरना पॉलिटिक्स है और अंग्रेजी का सॉरी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे इस पर। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा जिस तरह से बने, अगर पूरे इतिहास पे हम नज़र डालते हैं, जिस तरह से वो माफ़ी मांग रहे हैं, उसकी माफ़ी की उनकी कोई सियासी रणनीति है क्या? चौधरी यामीन साहब, आप अरविंद केजरीवाल के पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने चुनाव भी लड़ा, क्या आपको समझ में आया इनकी माफ़ी के पीछे कोई मकसद होता है? ये इनका स्वभाव है कि चलिए गलती कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, जैसा शकील साहब ने कहा कि एक मानसिकता भी होती है, गलती करते जाओ, सॉरी बोलते जाओ, आगे चलते जाओ? देखिए दिलीप साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैं समझ सका हूँ इनको, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल बहुत क्लियरली कि ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो आप कवर अप कर रहे हैं, सियासत का तजुर्बा नहीं है, ये तो तजुर्बेकार सियासत दिखते हैं, होने की वजह से ये गलतियां होती हैं, और जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक ये गलतियां होंगी। मिसाल के तौर पे जो हादसा परसों के रोज जंतर मंतर पर पेश आया, वो एक पूरे मुल्क को, पूरे भारत को दहला देने वाला, हिला देने वाला वाकया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही वो वाकया पेश आया और जैसे ही गजेंद्र सिंह जी की डेड बॉडी या जिंदे या जैसे भी कह लीजिए उनको नीचे गिरते हैं, वो भी एक बहुत ही मतलब अमानवीय तरीके से उनको नीचे उतारना, उसके बाद भी
स्पीच जारी रखना, ये सब पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। उस वक्त उसके मुताबिक जो काम होना चाहिए था, जिसको कहना चाहिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट का तजुर्बा ना होने की वजह से ये हुआ है। अदरवाइज मेरा ये मानना है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है दलीप साहब, कि अगर केजरीवाल जी खुद एक बार माइक से आवाज़ लगा देते कि आप नीचे आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहूँगा और आप स्टेज पर आ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद वीरेंद्र सिंह जी ऐसा स्टेप ना उठाते। लेकिन चौधरी साहब, एक आपने भी उस दिन का भी बयान शायद आपको भी हमने दिखाया, अभी हमने तीनों बयान उनके दिखाए जी। एक में आज वो कह रहे हैं कि वहां पे पेड़ का आड़ था, लोग थे, खड़े थे, हम देख नहीं पा रहे थे, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। उस दिन वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले से मैंने बार बार निवेदन किया, पुलिस वाले ने उसको नहीं उतारा, हमने बार बार कोशिश की। फिर वो कहते हैं अगर हम वहां जाते तो वहां भगदड़ मच जाती। आप देखिए, ये झूठ और फरेब का चेहरा लिए जिस आदमी के बारे में आप कहते हैं कि उनको राजनीतिक, उनकी जो है अपरिपक्वता है, वो अपरिपक्वता नहीं है, ये राजनीतिक जो सोच है, जो फरेब का, झूठ का, बोलने की जो साजिश करने की जो तमाम सोच है, उसका आपको नहीं दिखता है कि आप 3 दिन में जिस तरह से आप अपने बयान को बदला, मैंने अभी अभी दिखाया, आप चाहे तो मैं आपको फिर से दिखा सकता हूं। मैं देख रहा हूं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अपरिपक्व राजनेता का एक कारनामा है जिसको कि ये दिलीप साहब, मुझे इसमें कहने में, एक्सेप्ट करने में कतन कोई झिझक नहीं है कि अगर एक मर्तबा केजरीवाल साहब जबान से भी कह देते तो वो आदमी जरूर नीचे उतरता, वो ऐसा स्टेप ना उठाता। उसका मकसद आत्महत्या करना नहीं था। तो इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का क्या मकसद था? फिर मेरा सवाल तो वही है। अरविंद केजरीवाल की अपरिपक्वता मैं कहूंगा, मैच्योरिटी कहूंगा। आप दोनों चीजें नहीं कह सकते हैं। उतना सीरियसली नहीं, डॉक्टर राजवीर सोलंकी लेना चाहिए था। उसमें दोनों बातें हो सकती हैं, या तो उनको सही स्थिति का नहीं पता था, आकलन नहीं कर पाए, या इस बात को उन्होंने हल्के में ले लिया। डॉक्टर राजवीर सोलंकी, मुझे तो ये लगता है कि राजनीति के सिवाय अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ भी नहीं था। पहले भी जब उन्होंने उनको देखा और रिएक्ट नहीं किया, तब भी उनके दिमाग में केवल राजनीति थी। अब भी जब उन्होंने यू टर्न लिया है और ये कह रहे हैं कि मैं देख नहीं पाया था और झाड़ियों में छिपा हुआ था और वहाँ पोस्टर लगे हुए थे और कुछ लोग चढ़े हुए थे स्टेज पर, मैं देख नहीं सका, अब भी वो राजनीति है। इसके बाद माफी मांगना भी राजनीति है। राजनीति के सिवाय अरविंद केजरीवाल को कोई चीज समझ में नहीं आती। वो राजनीतिक अपरिपक्व आप उन्हें नहीं, मुझे वो राजनीतिक परिपक्वता नजर आती है पूरी तरह से, कि पॉलिटिक्स ऐसे भी की जा सकती है। सब लोग उस तरह की राजनीति नहीं करते, कुछ लोग ऐसी राजनीति कर सकते हैं, वो उस तरह की राजनीति करते हैं। अशोक कुमार डवाजी, क्या ये कुछ लोग जो ऐसी राजनीति कर सकते हैं, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आपने भी दिल्ली में देखा है, बहुत करीब से आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से पूरी लड़ाई दिल्ली में 2 साल में आपको देखने को मिला है, 2011 के बाद से आपने भी चीज़ों को देखा है। जो चौधरी यामीन साहब जो कह रहे हैं कि देखिए वो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनकी सियासत करने की, उनकी सिर्फ और सिर्फ सियासत ही उसकी सोच है, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। दिलीप भाई, मेरा ये मानना है, जब से जो आपका कहना ठीक है, जिस तरीके से अन्ना के आंदोलन से निकल करके केजरीवाल जी आए दिल्ली की राजनीति में, वो बगैर कुछ जाने, बगैर सूझबूझ के उन्होंने दूसरों के एजेंडे को हाईजैक करके और अपनी राजनीति केवल आगे बढ़ाई है। आपने देखा होगा, अन्ना जी का आंदोलन, उनके करीबी बन करके अन्ना जी को डिच करके वो आगे बढ़े। अन्ना जी नहीं चाहते थे कि राजनीति में वो आए। अगर उनके सच्चे वो सहयोगी साथी होते तो अन्ना जी का जो मकसद था राजनीति को क्लीन करने का, वो उन्होंने नहीं किया। वो खुद राजनीति के अंदर घुसे और येन केन प्रकीर्ण किसी भी तरीके से उनको सत्ता हासिल करनी थी। पहले वो कांग्रेस को गाली देते रहे, कांग्रेस के साथ समझौता करके उन्होंने सत्ता की कुर्सी हासिल करी। उसके बाद तुरंत वो जो है देश की राजनीति में कूदने के लिए आगे बढ़े। उसमें उनके और सहयोगी जो भी जिस तरीके से षड्यंत्र करते रहे आगे बढ़ाने में, जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सीधे ही पहुंच गए, कूद गए कि भी मैं अब देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, दिल्ली का मैं बन गया हूं। वहां वो देश की जनता ने उसको बुरी तरह नकारा। लेकिन एक चीज
ये साफ जाहिर हो रही है कि कुछ भी हो षड्यंत्र करने में एक ऐसा कुछ वो दिल्ली में कम से कम जरूर कामयाब हो गए कि जिस तरीके से पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद तुरंत वो दिल्ली में हासिल हुए, तो जरूर वो यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने अपनी गोटियां फिट कर रखी थी और उसके साथ जिस तरीके से लोग आगे बढ़े और कुर्सी हासिल करी। अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी की जो मानसिकता है वो देश के गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने इस किसान के मुद्दे को भी लेकर के केजरीवाल जी ने चाहा कि उस किसान की बात में वो कहीं नरेंद्र मोदी जी भी बाजी ना ले जाएं, तो रैली वो किसान की करने आए थे यहाँ पर। और मुझे लगता है जिस तरीके से अखबारों में रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि गजेंद्र भाई आप पार्टी के साथ मिले जुले थे, वो पूर्व में इनको जानते थे, उनके न्योते पर इनको बुलाया गया। आपने देखा होगा कि अखबारों के अंदर भी खबरें वो फोटो छपी हैं कि गजेंद्र जी पेड़ पर झाड़ू लेकर के चढ़े हैं, तो डेफिनेटली एक एजेंडे के तहत उनको वहां चढ़ाया गया। उस एजेंडे में जो फेल हो गए केजरीवाल, तो वो झूठ का फिर आड़ लेकर के फिर ये कह करके कि भाई मैं माफी चाहता हूं, तो इस आड़ में वो फिर बचना चाहते हैं। उसके तहत ये माफी मांग करके कि जी जनता मुझे पहले दिल्ली की राजनीति में माफी मांग करके आगे बढ़े, अब वो यहाँ पर बुरी तरीके से उन्हीं की पार्टी के अंदर दो फाड़ हो रही हैं, तो यहाँ से बचने के लिए जिस तरीके से माफी के सहारे वो कि जनता की नजरों में वो उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, तो माफी के तहत वो इससे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। भूपेंद्र माली जी, षड्यंत्र है, हमने देखा दिल्ली में उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने दोबारा सरकार और प्रचंड बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी को 3 सीट पे सिमट के देखना, उनका तमाम 33 से 32 से अब 3 पे आ गए, और ये माफी उनका कारगर साबित हुआ। तो क्या यहीं से उनको ताकत मिलती है कि चलिए आप गलती करिए, हिंदुस्तान के लोगों में ये क्षमता है कि माफ करने, अगर आप माफी मांग ले तो भारत के मतदाता, भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के लोग इसको दरकिनार करके आपको आगे बढ़ने देते हैं। देखिए, स्थिति तो जो आपने बात कही, अगर आप शुरू हों, जिस प्रकार वो पहले सिस्टम के अंदर जो भारतीय व्यवस्था है उसके जिस प्रकार आयकर विभाग के अंदर वो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ नहीं किया और बाहर निकले आए। निकलकर क्या करते रहे, छुट्टी में ले, ईमानदार है वो, बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। ईमानदारी का तकाजा ये है कि छुट्टी पर रहते हुए भी, काम और करते हुए भी सैलरी लेते रहे। अब सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति ने इस पूरे सिस्टम में एक एनार्की फैलाने का जो प्रयास शुरू किया, इस सिस्टम की हत्या करने का जो प्रयास शुरू किया, उसको तो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन एक बुजुर्ग, उनको लाकर उनका जो आंदोलन एक लोकपाल को लेकर चला, उस दौरान जो कुछ भी आपके सामने आया, जिस प्रकार का उन्होंने एक मंजर क्रिएट किया, मुझे लगता है कि वो उससे बड़े प्रेरित हुए हैं कि मेरे को, मैं अगर कोई भी चीज ले जाऊं और बेचारा अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं, बेचारे की एक छवि मासेस के अंदर बिठा सकूं, और खुलकर, बेचारा वही है ना जो माफी मांग ले और लोगों से माफी के रूप में अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले, तो लोग यहां बेचारा कह देते हैं उसे। और इसलिए उनको यह नहीं लगता कि मैं कितनी बड़ी बड़ी क्राइम कर रहा हूं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कर रहा हूं, समाज के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूं, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए वो स्टेप है आगे बढ़ने का। और ये जो घटना है, ये अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक है, और मेरे को लगता है कि इसके बाद ये क्षमा, उनकी माता गजेंद्र की मां ने कहा है कि क्या मेरा बेटा लौट आएगा, मैं तुम्हारे पांव में आके लेट जाती हूं, मेरा बेटा तो वापस करो। ये जो आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। एक दिन पहले गजेंद्र एक शादी के अंदर पगड़ी बांधने कुरुक्षेत्र गया हुआ था। उसका व्यवसाय ही ये था कि जो जितने समारोह होते थे उसमें बहुत राजस्थानी पगड़ी, जो एक एक्सपर्ट था वो, और उसके वो बहुत अच्छे पैसे लेता था, और उसने आज तक कभी भी कंपनसेशन ना मांगा और ना उसने एक्सपेक्ट किया। आर्थिक रूप से संपन्न था। आप ये देखिए उस व्यक्ति का आना और इस प्रकार चढ़ना, और आप ही ने अभी जो स्टोरी दिखाई उसके अंदर 2 वर्जन दिखा रहे हैं आप
स्टेज से केजरीवाल क्या बोल रहे हैं और 2 दिन बाद क्या बोल रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री के स्तर पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति 2 दिन में ही अपनी बात को ही ट्विस्ट कर देता है और उसमें ही झूठ बोलता है, तो कहां माफी, किस किस की माफी, क्या क्या माफी देंगे आप क्या वो जो अन्ना के साथ धोखा किया उसकी माफी देंगे? कुछ और भूपेंद्र जी हमारे साथ कुछ और राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं आज आई है इस पे, अश्वनी जी ने बीजेपी के क्या कहा है केजरीवाल के माफी पे, वो आपको हम दिखाते हैं। एक उनका ये एक इमोशनल हथकंडा है और ये अरविंद केजरीवाल जी पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा ऐसे करते हैं। आप उनका देखें कि अभी तक जितने भी उन्होंने काम किए, चाहे वो सरकार छोड़ के भागने का विषय रहा हो या जब वो ऐसे ब्लंडर करते हैं तो उसके बाद सीधे एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, कहते हैं जी मुझे फांसी दे दो, जांच करवा लो, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। राजनीति में ऐसे बार बार नहीं होता। राजनीति इमेच्योरिटी के लिए नहीं है, इमेच्योर लोगों के लिए नहीं है। और आप तो इंटेंशनली करते हो, बार बार ये कहते हैं कि नहीं जी हमारी जी इंटेंशन हमारा ठीक है, गलतियां हमसे हो जा रही हैं। अरे आपसे गलतियां हो जा रही तो आप थोड़ा कुछ सीखते हैं आराम से। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली में किसान की जिस तरह से आत्महत्या हुई भरी रैली में, यह आज तक कभी नहीं हुआ और उस पर अब मुख्यमंत्री लेट जागे हैं और माफी मांग रहे हैं, लेकिन माफी से अपराध कम नहीं होता। माफी काफी नहीं है और इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसको उन्हें सहयोग देना चाहिए। आनंद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी नेता है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, उन्होंने, उनके दल के लोगों ने, और इसलिए उनकी जवाबदेही भी बनती है। क्षमा याचना इतने लंबे समय के बाद पर्याप्त नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कहा वो भी आप सुन लें। इसके बारे में मुझे यही कहना है केजरीवाल को लेकर कि उसके माफ़ी मांगने से तो जो किसान हमारे बीच में नहीं रहा है गजेंद्र, तो वो तो वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कानून है ये नहीं कहता कि आप किसी का भी मर्डर कर दो और बाद में बोल दो कि भाई मुझे माफ़ कर दो। क्या करके माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी क्या कह रहे हैं वो भी आप देख लें। एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। दिल्ली की जनता ने एक भरपूर सहयोग के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब जिस प्रकार की घटना 2 दिन पहले हुई और जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा, ये सवाल उठता है कि क्या, एक बड़ा सवाल उठता है दिल्ली वासियों के लिए कि क्या दिल्ली सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है या नहीं। और दिल्ली के लोग, आम लोग क्या कहते नजर आए वो भी आपको हम दिखाते हैं। मैंने केजरीवाल ने गलती पहले दिन ही मांग लेनी चाहिए थी उन्हें, जब किसान ने आत्महत्या करी। जब प्रशासन ने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी तो रैली नहीं करनी चाहिए थी। गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि एक किसान का एक हत्या हुआ और वो अपना परिवार छोड़ के आया। मेरे ख्याल में उसी समय करना चाहिए, फिर तो सहानुभूति उसके साथ होती थी। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए केजरीवाल का उसी टाइम करते तो कुछ फायदा होता, सम रोकते उनको आत्महत्या करने से या कुछ उनके लिए करते। अब वो करेंगे तो क्या होगा उससे। केजरीवाल ने माफ़ी मांगी है, अच्छी बात है। माफ़ी तो मांगा, सही किया ना। माफ़ी तो मांगेगा, मांगना ही पड़ता है। नहीं मारोगे ना तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। आम लोगों की भी कुछ राय, शकील साहब, राजनीतिक राय, आम लोगों की राय और अब आपकी राय की बारी है कि जो कुछ आप करते नजर आ रहे हैं, ये शुरुआत, ये आखिर, ये आप कहते हैं गलती करके कुछ लोग होते हैं जो एक मानसिकता होती है सॉरी करके आगे निकल जाते हैं। राजनीति में जब आप एक सियासी दल के रूप में, आप एक दूसरी बार आपने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, आपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं दोहराने की बात कही। आपको लगता है कि बुनियादी रूप से जो आम आदमी पार्टी की सोच है, जो नेता की सोच है, उसमें ये जो माफ़ी है उसका एक हिस्सा है? देखिए, महात्मा गांधी भी इस देश के राष्ट्रपिता थे
तो माफ़ी जो एक ज़माना था कि माफ़ी मांगना अपने लिए लोग इंसल्ट समझते थे, और जो समाज में एक ज़माना है कि एक वर्ग ने, गांधी जी ने स्थापित किया था कि माफ़ी मांगने से वो आदमी ऊपर होता है। लेकिन गांधी जी जब माफ़ी मांगते थे तो उसके लिए कोई काम करते थे। माफ़ी मांगा चौरा चौरी के आंदोलन में, तो आंदोलन को वापस ले लिया। अब हाँ, माफ़ी मांगा और अनशन पे बैठ गए, अपने आप को शुद्धिकरण किया। तो आज केजरीवाल जी बात उसकी करते हैं, गांधी जी के, उनके माफ़ी की उनकी है, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आज आप जो माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, उच्च स्तर पर पॉलिटिक्स में माफ़ी नहीं मांगने का भी एक रिवाज बन गया है, जिसमें मांग लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं मानने का भी रिवाज है एक, तो उसमें मांग लेना अच्छी बात है, लेकिन किस हद तक, ये इंपॉर्टेंट है। कि इसलिए नहीं कि जो मैंने कहा अंग्रेजी के वो लफ्ज की तरह मांगा और आगे बढ़ गए, ये नहीं है, आपको सुधार। अब केजरीवाल का जहां तक ताल्लुक है, मैंने जनरल बात कही, अब केजरीवाल का जहां तक ताल्लुक है, आपने 2 एक्सपेरिमेंट किया। आप सत्ता से बहुत करीब रह गए थे, सरकार बनी, 40 दिन के अंदर हटे, हमारे अशोक जी बता रहे थे कि वो चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए, आकांक्षाएं उनकी हैं, बहुत हैं। उसके बाद दिल्ली की जनता ने, यहाँ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में जब जनता किसी के साथ है तो उसकी बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो वो शक्ति के साथ साथ उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो जिम्मेदारी का सबक भी तो उनको समझना पड़ेगा। अब माफी से काम नहीं चलेगा कि माफी आप मांग लिया। अब 2 तरह का आपने बयान दिखाया, और उससे ज्यादा अगर सबसे गंदा बयान 2 दिन से टीवी पर मैंने देखा तो आशुतोष का, जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस तरह से भद्दे किस्म से बात की कि क्या कर लेते केजरीवाल, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाते, पेड़ पर चढ़ जाते, उतार लेते, फला कर लेते, चिल्ला कर, यानी आपकी पार्टी के लोगों में भी कुछ तमीज नहीं बची है, और कोई सेंटिमेंट नहीं बचा हुआ है कि जिस तरह के अभी आपने दिखाया आशुतोष के भी, और इनके तो 2 तरह के बयान, इसलिए माफी का कोई सवाल नहीं है। अब तीसरी बात मैं जरूर कहता हूं, बीजेपी के हमारे भाई जितने बयानबाजी कर रहे हैं, तो बयान क्यों दे रहे हैं? दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास है, घटनाएं घट रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि वहां परमिशन नहीं था तो रैली हुई, एक चीफ मिनिस्टर इलीगल काम कर रहा है, लॉ को तोड़ रहा है, वहां पर उनके सामने घटनाएं घट रही है, और आप जिम्मेदार भी कई ना कई तरीके से बयानों में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आपका कानून क्या कर रहा है? कानून तो सबके लिए बराबर है। इस हिंदुस्तान के एम शहरी से लेके, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो, कई चीफ मिनिस्टर को भी जेल जाना पड़ा है इसी हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर जो बात आप डिमांड कह रहे हैं और कह रहे हैं आपकी पुलिस है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यह भी तो है कि आप भी सियासत करने लग गए। एक सियासत का जवाब सियासत नहीं है, सियासत का जवाब कानून है, और यहां हिंदुस्तान के अंदर कानून का राज है। हम डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात जो है, और चौथी बात जो यामीन भाई हमारे कह रहे थे, वो परिपक्वता की कमी की बात कह रहे थे, इसको भी हम मानते हैं। आंदोलन से कोई आदमी छल करके कोई बड़ी से बड़ी पद, जनता हमारे देश की बहुत शरीफ और इनोसेंट है, तो वो हासिल कर लेता है, लेकिन आदमी को पद हासिल करने के साथ उसको चाहिए उस तरह से अपना बिहेवियर करना। कोई भी पॉलिटिशियन, हम उसमें नहीं जाते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा पॉलिटिशियन, ये घटना घटी है, एम्बुलेंस से लाश भेजी जा रही है, उस वक्त स्पीच चाहे 7 मिनट करे, 14 मिनट करे, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं करता। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने किया, और इसके लिए माफी नहीं, और उनकी मानसिकता के चेक करने की जरूरत है। राजवीर सोलंकी साहब, आपके पास दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर है, केंद्र सरकार के पास है। जो कुछ हुआ, अगर आप गैरकानूनी रूप से कोई भी आदमी रैली करता है, उसको आप इजाजत नहीं देते हैं, जो बात शकील साहब कह रहे हैं, तो गैरकानूनी रूप से वहां रैली हुआ, ये तमाम चीजें हुई, और एक चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। फिर कानून सबके लिए बराबर है। शकील साहब की बात में दम है, लेकिन शकील साहब को यह समझना पड़ेगा कि कानून अपने तरीके से काम करता है। वो तुरंत इस तरह से काम नहीं करता कि भाई केजरीवाल जी ने ये किया है, मुझे दिख रहा है, कोर्ट अपना फैसला करेगा,
पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, एफआईआर लॉज होगी, केस एफआईआर लॉज होगा तब ना कोर्ट फैसला करेगा। एफआईआर कई दिन तो हो चुके, पुलिस ने अपना रिएक्शन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और एफआईआर की नहीं है, रिएक्शन से काम नहीं होता है। इतना अगर गंभीर मसला है, ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप एफआईआर तो खुद ये कहने लग जाए कि अब आज ही वो जो कह रहे हैं हम सवाल तो उठा रहे हैं, केजरीवाल आज 3 दिन के बाद माफी मांग रहे हैं, सवाल है 3 दिन, वो कह रहे हैं कि अभी तक एफआईआर और मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा? हम कुछ नहीं करें कि एक्सक्यूज कीजिए, पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना, अननोन है, और उसके बाद वो तफ्तीश करेगी। एक सेकंड मैं कहां कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर दोषी है या कौन दोषी है? गैर कानूनी आपने कहा वो सभा हो रही है, वहां एक आदमी के सामने घटना घट रही है, एफआईआर तो दर्ज होगी ना, अननोन ही, उसके ऊपर आप तफ्तीश करते रहिए। लेकिन अभी इस तरह की आप बातें करते हैं, पुलिस ने पहले दिन से ही अपना काम आरंभ कर दिया था और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए बहुत सारे फैसले जो इलीगल होते हैं उसको धीरे धीरे करके उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन चलता है, उसके बाद रिपोर्ट जाती है, एफआईआर भी होती है, कोर्ट फैसले करता है। कोर्ट सरकार थोड़ी ये फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल को क्या उसको सजा दी जाए या क्या किया जाए। पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि पुलिस लॉजिकल कंक्लूजन तक इस सारे मामले को जरूर पहुंचाएगी। पुलिस भूपेंद्र दरबानी जी, देखिए मुझे ये लगता है कि इस मामले में जैसे अभी बात आ रही थी, गांधी जी की क्षमा की बात आ रही थी, उन्होंने जब भी आंदोलन किया अगर उनसे कोई गलती होती थी वो उसको डिफेंड नहीं करते थे कभी भी। अगर गलती होती थी, जिन्होंने शकील भाई ने ठीक कहा, वो अपना आंदोलन वापस ले लेते थे और उस पर रिपेंट करते थे, उसकी एक्सरसाइज करते थे। यहां तो कितनी बार कितनी घटनाएं हैं और हर बार क्षमा। लेकिन यह भी बात बिल्कुल ठीक है कि जितना स्विफ्टली एक्शन होना चाहिए पुलिस की तरफ से उसमें ढिलाई है। अगर लेकिन पुलिस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहां तो उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, उन्होंने कहा वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यहाँ तो अधिकार क्षेत्र की लड़ाई की शुरुआत होगी। आप यही तो बात है ना, अधिकार क्षेत्रों की बातें कर रहे हैं। मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूं कि जब अयोध्या वाला घटना घटी, वहां पर जो नेता उपस्थित थे उन्होंने तो कुछ कहा या नहीं कहा, वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। उसके बाद भी केस आज तक चल रहे हैं उनके खिलाफ। मैं नाम आपको सबको मालूम है कितने बड़े बड़े नेता हैं वो। तो ये तो साफ साफ सामने वो अपने आप कह रहे हैं कि हमारे सामने चढ़ा, हम कह रहे हैं रुको रुको रुको, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, अगले दिन मुकर रहे हैं। तो वो तो इस बात की, वहां पे मंच पर उपस्थित जितने भी नेता थे वो कम से कम इस पूरे के पूरे जांच के दायरे में आते हैं और हत्या के मामले की जांच उनसे ही प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के। वहां के जितने भी उपस्थित नेता हैं, क्योंकि आप आम आदमी को तो नहीं पकड़ सकते, वहां पता नहीं कौन कौन आया था, लेकिन नेता जो उपस्थित थे वो वहां पर उन नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। वहां पर जो घटना घटी, ये पुलिस के ऊपर ब्लेम डाल के, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें उस भीड़ के अंदर कौन क्या कर रहा है उसको देखना वहां के नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं उस रैली का, उनकी जिम्मेवारी है। और अगर ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं नेता लेंगे तो किस चीज की अकाउंटिंग? एनआरकी फैलाने की लेंगे क्या? आज तक एनआरकी फैलाओ, क्षमा याचना करो और आगे चलो। ये आपकी रणनीति, आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है चौधरी यामीन साहब, ये रणनीति का हिस्सा है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिलीप साहब, बार बार एक ही बात आ रही है और मैंने शुरू में उसको एक्सेप्ट किया और मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ एक बात और है जो बिल्कुल गौण है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल कतन एक लफ्ज भी बोलना नहीं चाहते या शायद बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं बोले आप, सुनिए मेरी बात जी। जितने गजेंद्र जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उसकी उनकी जान ली गई? या आप आहुति देने की बात करें या जान ले ली गई? आहुति दी नहीं गई, ली गई है आहुति। मिनट के लिए डब्बा साहब, मैं ये माफ क्या वर्जन ही मान लेता हूँ, लेकिन गजेंद्र सिंह जी डोसा से चलकर जो यहाँ दिल्ली आए थे, उनका भी कोई आने का यहाँ एक मकसद था। किसने बुलाया? वो किसी इशू को लेकर यहाँ पर आए थे। उस इशू को बिल्कुल बुरी तरह से एकदम दबा दिया गया है और किसान की जो प्रॉब्लम थी जिसको लेकर आज आपकी प्लीज मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और न करूंगा।
आप मुझे भी कुछ कहने चलिए आप बोले एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया दिलीप साहब, हद है। अफसोस की बात यह है कि जो जवार और गन्ने के पौधे के बीच में डिफरेंस क्या है वो नहीं जानते, जो गेहूं और धान के पौधे को पहचान नहीं सकते, वो लोग किसान की बात कर रहे हैं और वो लोग किसान के वेलफेयर और किसान का सब कुछ इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। ये सरासर एक मजाक है किसान के साथ। आज किसान ये नहीं जानता, वो गन्ने की फसल बोता है, गन्ने का बीज कैश पर लाता है, वो यूरिया खाद। अरविंद केजरीवाल ने कौन सी खेती की है? वो क्या खेती कर रहे थे? सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल किस चीज की खेती करते हैं? जो भूमि अधिग्रहण का मामला है और जो किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी जो फसलें तबाह हो गई है, उस मुद्दे को दबाने के लिए जो किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर आप आवाज कीजिए। गजेंद्र जी आए थे दिल्ली में, चौधरी साहब एक तमाशा देखने नहीं आए थे, वो उनके साथ हादसा हुआ, ली गई। लेकिन जो तमाशा केजरीवाल कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? दिलीप साहब, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो काम पुलिस का है, वो कोर्ट का है। वो तो जो सामने दिख रहा है उसका आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ सामने दिख रहा है उसको भी इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है और करेगी और सही एक्शन लेगी जो उसको लेना चाहिए। अदालत से भी इंसाफ पुलिस को जो काम करना चाहिए वो पुलिस करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए? मैं आपका बात मान लेता हूं, किसान की जान ले ली गई, इस गरीब किसान को इंसाफ कौन देगा? कौन सुनेगा इसकी बात? उसकी बात करने के लिए सवाल ये है कि क्या आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या आप किसान की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या आप सिर्फ सियासत नहीं कर रहे थे? वो नहीं जानता। अगर आप किसानों की, चौधरी साहब, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। चौधरी साहब, अगर आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे होते, ऐसा सिस्टम बना दिया इस देश के अंदर कि अमीरों को तो बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन गरीब किसान को कोई बेल आउट पैकेज नहीं है। आप जो मैं सवाल तो वही है, आपके नेता का भाषण चलते रहा, किसान मर गया। आप कह रहे हैं हम किसानों की तरक्की की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम किसानों की अच्छाई की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम किसानों की हक की बात कर रहे हैं। उसको कंडम करता हूं, वो ब्लंडर है। 3 दिन के बाद आपके नेता माफी मांगते हैं, उस दिन कहते हैं और कुछ और, आप कह रहे हैं माफी मांगते हैं। नहीं है। आप ये देखिए, ये सवाल किसानों के हक का नहीं है, सवाल किसानों की दुर्दशा का नहीं है, सवाल कृषि के साथ क्या, आज खेती के साथ क्या हो रहा है, खेतर मजदूरों के साथ क्या हो रहा है उसका नहीं है। सवाल है केजरीवाल की सियासत क्या है, केजरीवाल किस हद तक गिर गए हैं सियासत अपने फायदे और नुकसान को आकलन करते हुए कि एक किसान मर जाता है सामने में, 3 दिन के बाद वो आप सामने आते हैं बोलते हमसे गलती हो गई। आप ये मसला है, ये मसला छोटा नहीं है। ये साहब जो काम पुलिस को करने दीजिए, जो अदालत का काम है अदालत को करने दीजिए, जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो। सवाल ऐसी पार्टी का, ऐसी नेता का क्या आपको लगता है कि आवश्यकता रह गया है? ऐसी सोच वाली पार्टी और नेता का क्या इस देश में बना रहना? देश के जनता तय, ये बात जनता तय करेगी, ये जनता के लिए ही कर रहे हैं या ना रहे, ये जनता के लिए। आप भी वही जनता के बीच आपको भी जाना है, इसीलिए आपसे सवाल है, इसीलिए आपसे सवाल है। बिल्कुल जाना है, आपको उसी जनता के बीच जाना है। क्या लगता है आप ये सवाल लेके वहां पे जाएंगे, जनता आपको माफ कर देगी? तो उनको लेके जाएंगे, गलतियां होंगी तो गलतियों का नहीं, आप माफी मांग ले, जनता आपको माफ कर दे। आपने हत्या करके आपने माफी मांग ली, आपको जनता माफ कर दे। आप दो बातों को एक साथ मत लाइए ना। यही असल बात तो यही कह रहा हूं कि अगर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना है वो कर रही है, जो कुछ भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी वो कोर्ट में चली जाएंगी। अशोक जी, क्या बात यही पे? चलिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, आप इस पर बातचीत बंद मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मेरी बात का यामीन भाई ने भी माना कि जैसे मैंने कहा कि जो गजेंद्र की मौत है वो क्लियर कट आहुति ली गई है उनकी, ये इन्होंने खुद माना। अभी अमीन भाई ने खुद माना कि हाँ आहुति उनकी ली गई है, लेकिन परिस्थितियां साफ दिखा रही हैं। जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि उनको वहां बुलाया गया, उनको किसी भी प्रलोभन दे करके, उनको अपना पॉलिटिकल सिंबल लेकर के पेड़ पर चढ़ाया गया। अब वो किस तरीके से मत कीजिए नवाज साहब, चढ़ाया गया है या चढ़े ये अभी तय होने दीजिए। आपको कोई भी चीज प्रीमेच्योरली नहीं कह सकते हैं। उनको
उनकी अपनी महत्वाकांक्षा वो किसी भी राइट और रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ना चाहते ये तो उनके रास्ते में कोई ये माने नहीं रखता, कोई उनके लिए कोई मॉरलिटी नहीं इस मामले में रही। किसी भी तरीके से उनको अपनी राजनीति आगे चमकानी है, उसके तहत किसी की बलि ली जाए, किसी की आहुति ली जाए, वो हर तरीका करना चाहते हैं। ये देश की जनता सब देख रही है, ये जल्दी सब उजागर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो गई है, क्लियर का षड्यंत्र हो रहा है देश के सामने। मानसिकता के बारे में, मोदी जी की मानसिकता के बारे में भी आपने 10 मिनट पहले नहीं, मैंने बिल्कुल आप मुझे बताइए, मोदी जी ने कल पूरी हमदर्दी जाहिर की, बहुत ही मार्मिक भाषा में उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन क्या 1 रुपए का बेल आउट पैकेज देने की बात की? किसान के लिए कोई फैसला कौन बात की? वो कर रहे हैं, बताइए। किसान के लिए किसान के लिए 50% अलवर में भरतपुर में मरा, 4 राजस्थान में आत्महत्या लोग कर चुके हैं, कब करेंगे वो? यामिन साहब, किसान के लिए अशोक जी, अशोक जी, यामिन साहब, सब सरकार चाहे भाजपा की रहा है या कांग्रेस की रही है, किसी ने किसान के साथ इंसाफ नहीं किया। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है किसान का हुआ है। यामिन साहब, किसानों का शोषण हो रहा है, उस पर हम चर्चा कल भी कर लेंगे, जब भी चाहें हम तब कर लेंगे। आप जब कहें तय कर लें, हम इस पे कार्यक्रम अलग से कर लेंगे। लेकिन आज सवाल है कि क्या केजरीवाल जैसे लोगों को इस देश में सियासत करने की इजाजत दी जानी चाहिए? सवाल यह है कि क्या जो लोग मौत से भी उनका दिल नहीं दहलता है, वो वहां भाषण जारी रखते हैं और उसके बाद 3 दिन के बाद आके माफी मांगते हैं, क्या इस तरह की सियासत को स्वीकारा जाना चाहिए? सवाल यह है कि क्या इस तरह का फरेब और झूठ को लगातार स्वीकार करते रहना चाहिए? सवाल यह है कि किसानों के नाम पे आप अपनी सियासी रोटी अपना सेकते रहते हैं, क्या इसको स्वीकारना चाहिए? सवाल यह है, क्या केजरीवाल के माफी से ये मान लेना चाहिए कि अब ये मामला यही हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, आगे हम इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए? भूपेंद्र मानी जी। देखिए, मुझे ये लगता है जो आपने बात, इतने प्रश्न जो आपने किए हैं, ये अपने आप जानते हैं कि किस प्रकार केजरीवाल जी के खिलाफ ये जो अभी उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिन नेताओं को मालूम नहीं कि खेती कैसे होती है, वो किसानों की बात करते हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी क्या किसानी कभी उन्होंने की है? उन्होंने कभी खेत नहीं की है? तो क्यों किसान रैली की उन्होंने किसान यहाँ पे इकट्ठे क्यों किए? और वो बुलाकर यहाँ पर उन किसानों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे पाए अपने राज्य में? आप बताइए, इसकी जवाबदेही कौन देगा कि एक किसान आके उनके सामने आत्महत्या कर रहा है और वो मुखिया इस प्रदेश के, और उसको बचा नहीं पाए, और फिर वो ब्लेम कर रहे हैं उसके कभी पुलिस के ऊपर और कभी किसी और के ऊपर। मैं आपको, देखिए, आप सब राजनेता हैं, आप राजनीति कीजिए, पर कम से कम जीवन से तो खिलवाड़ मत कीजिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके बाद चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी आप मोदी के ऊपर जा रहे हैं, कभी केजरीवाल के ऊपर जा रहे हैं। आप ये बताइए, मुद्दा ये है कि एक मुख्यमंत्री के सामने आदमी चढ़ रहा है और वो अपने उप मुख्यमंत्री के साथ उसको दिखा रहे हैं और देख रहे हैं और किस प्रकार वो स्टेज के ऊपर बोल रहे हैं, और इतनी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 2 दिन बाद मुकर जाता है। इससे बड़ा और क्या घटनाक्रम होगा? इससे बड़ा एक तरफ इतना ज्यादा, मेरी बात सुनिए, आपने कहा मैं टोकता नहीं हूं, मेरे को यह बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि एक मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही से मुकर रहा है, उसको इस्तीफा देकर खुद अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। करेक्ट, ठीक बात कह रहे हैं। उनको अपना फैसला लेने दीजिए। ये जो है, आप एक बात तो कहते हैं कि हमने उनको बहुत रोका, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमने दिल्ली पुलिस को कहा वहां पे लोगों को चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। शकील साहब, एक तरफ तो वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो माफी भी मांग रहे हैं और आप अपने बातों को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरी या तो आप एक बात होता है कि आप फंस गए हैं सियासी रूप से, तो आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं, या आपकी जो नौटंकी, आपकी जो शैली है, जहां नाटकीय ढंग से हर चीज को करना, उसको आप कर रहे हैं। आप नौटंकी, चूंकि टेलीविजन ऐसा, इस तरह से टेलीविजन पे आप करेंगे तो आपको लोगों की कहीं सहानुभूति मिलेगी, कहीं वो लोग गुस्सा होंगे, आपकी सियासत चलती रहेगी। कुल मिला के मामला जो है वो सियासी हथकंडे का ही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिल्ली में जितनी बहुमत मिली है, आप पार्टी को, आपकी सरकार वहां 5 साल के लिए है और 5 साल के लिए रहेगी, कोई पार्टी आगे पीछे तोड़ छोड़ उसकी भी कोई सूरत नहीं है। सवाल
पैदा होता है कि आपने जो बयान का बताया, इस पर हम लोग पहले भी विश्लेषण कर चुके नहीं, हैं। मेरा सवाल है दो तरह के बयान, जो यामीन चौधरी जी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं ना, यामीन चौधरी जी तो उस पार्टी के सदस्य रहते हुए वो साफ साफ और अच्छी बात कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई पार्टी नहीं, वो कह रहे हैं कि आप किसान को मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं, कोई नहीं, वो ठीक है। आज वो नहीं समझ रहे हैं कि ये डिबेट किसान के मुद्दे पर नहीं है, ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पार्टी का कहीं वो सारी बातों को जो गलतियां हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। शकील भाई, ये तो आप मानेंगे, इसमें एक सेकंड हम अपनी बात पे आ रहे हैं। पूछ रहा हूं आपसे, प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ये तो मानेंगे कि इतने बड़े पद पर आप भी मंत्री रहे हैं, इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति को कोई गरिमा दिखानी चाहिए इतनी बड़ी घटना में, उनके सामने घटना घटने के बाद वो लाल बहादुर शास्त्री की, गांधी की, सबके सब बड़े बड़े लोगों की मैं तो ये कह रहा हूं ना कि गरिमा अगर कोई व्यक्ति नहीं दिखा रहा है तो ये प्रेस में जो दोनों दिन का बयान है और जो टीवी पर है वो इतना सक्षम है आईपीसी एक्ट के तहत केस बनने के लिए कि कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर उसको आईपीसी एक्ट के तहत केस लाना चाहे इंडियन पेनल कोड की तरफ, तो दूसरे लोगों की भी ड्यूटी, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका बयान जब है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने देखा, तो मैंने देखा तो आपके सामने सारी चीजें हुई, जैसे अभी एक साहब हमारे भाई बोल रहे थे कि अयोध्या के केस में हम जज नहीं, मेरा सवाल है केस तो बनता है ना। नहीं, आपका मेरा सवाल दूसरा है कि क्या इस तरह की सियासत अब खुल्लम खुल्ला सब लोगों के सामने ये सियासत ऐसी चल रही है इस देश के अंदर, चलेगी, वो भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं इसी तरह की सियासत। इसीलिए इस तरह की सियासत को बल मिल रहा है मजबूती से। जो लोग अपोज भी कर रहे हैं वो भी उसी तरह की सियासत करते हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए ये सियासत तो सभी दलों को सोचने का आज सवाल है कि अब ये सियासत चलनी चाहिए नहीं। इसी सियासत से लोग समझते हैं कि इस देश की जनता उनको बड़ी बहुमत वोट से जितवाती है, दूसरे लोगों को भी जिताई है इसी तरह की सियासत से। इसलिए हमको लग रहा है कि यह डिबेट हम लोग कुछ भी कर लें, जनता को आखिर में नौटंकी की सियासत चलेगी देश में, चल रही है, अभी चल रही है, चलेगी। सोलंकी साहब, आप कुछ भी करिए, नौटंकी की सियासत चलती है। नहीं, देखो, आपने देखा इसी नौटंकी के आधार पर, इसी फरेब और झूठ के आधार पे, इसी तरह से किस तरह के वादे किए गए चुनाव में, ऐसे वादे किए गए, उन वादों का क्या हुआ उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन शकील साहब कह रहे हैं कि ये चलेगी क्योंकि ये चल रहा है। मैं शकील साहब की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, पार्शली मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल जी के सिवाय इस तरह की सियासत, जिस तरह की सियासत अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, उस लेवल की, उस नीचे स्तर पर आकर राजनीति अभी नहीं होती। राजनीति हो रही है किसान पर राजनीति हो जाती है, मजदूर पर राजनीति होती है, लेकिन इंसान की जान जा रही हो और उस टाइम पर राजनीति हो, ऐसी राजनीति नहीं होती है। इस देश में बड़ी बड़ी हुई है, एक जान नहीं हजारों जाने गई हैं और राजनीति होती रही है इस देश में। तो अशोक दवासी, दिल्ली में ही नहीं, देश में इस तरह की सियासत और सियासी नौटंकी को देखने वाले लोग हैं और लोग उससे प्रभावित होकर, शकील साहब कह रहे हैं, वोट देते रहते हैं और इस तरह की सियासत चलती रहती है। देखिए, ये एक दिलीप भाई एक मानसिकता है जो धीरे धीरे जनता के में शायद व्याप्त हो गई है कि कांग्रेस का जो कुशासन बरसों से चला आ रहा था, उसने एक सोच को जन्म दिया। वहां पे भी इस तरह की कांग्रेस नौटंकी नहीं थी। नहीं, नौटंकी मैं बता रहा हूं, नौटंकी का ये पार्ट है। ये बड़ी संयोजित तरीके से कांग्रेस आज तक शासन देश पर करती आई है। इस देश में शिक्षा के साथ नागरिक की जिम्मेवारी के एहसास को भी ये राज्य का काम है कि भी वो ऐसी शिक्षा बनाए, पद्धति बनाए जिसमें नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो, मॉरलिटी उसमें हो। उसमें जो आज तक होता आया है, उसमें सवाल केजरीवाल पे फोकस मैं उन्हीं पे कर रहा हूं कि भी वो आज जो बड़ी आसानी से भ्रमित करने में निपुण हो गए हैं। उन्होंने पूर्व में भी जनता को, दिल्ली की जनता को भ्रमित करके शासन की तरफ बढ़े थे और फिर जैसे बैकडोर से उन्होंने सरकार पिछली बार बनाई थी और अभी भी जो वो बना रहे, वो वहां बनारस में हारने के बाद फिर से बनाना चाह रहे थे, जो उनके खुद साथी उनसे अलग हो गए। बिल्कुल मुद्दे से हटकर के बात हो रही है। हमारे पास समय बहुत, यामीन चौधरी साहब, क्लियर कट की बात ना जाए,
सिंपल एक बात इस है, वक्त किसान का सहारा लेकर के मरहूम गजेंद्र अरे आप भी सिंह बहुत कुछ किसान यामीन चौधरी जी, सिंपल से बात है दलीप कि जी, आखिर इंसानियत ये इतनी आपको गिरी नहीं थी जितनी अब गिर गई आपको है। लगता है कि इस तरह की सियासत अब आप करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे और लोग आपको माफ करते रहेंगे? मेरा ख्याल शायद ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, मैं सीधा कह रहा हूं इस चीज को। चलिए भूपेंद्र मानी जी, लास्ट वर्ड। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा कि इसकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, और जो उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और अगर इस मुद्दे के ऊपर वास्तव में ठीक बात है, जो भी दिल्ली पुलिस को नियंत्रित करने वाले लोग हैं उनको दिल्ली पुलिस से जवाबदेही लेनी चाहिए कि इस मामले में किसको आपने एफआईआर में इंप्लीकेट किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको कोर्ट तक लेके जाए। जी चलिए, जिससे गजेंद्र को और उनके परिवार को न्याय मिले। न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए इसमें। चलिए जो सबसे बड़ी बात है और अहम बात है उसको साथ अब आपको एक बार फिर से छोड़े जाते हैं। जो हमारी रिपोर्ट थी, जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, उस रिपोर्ट को आपको हम एक बार फिर से छोड़ देते हैं ताकि आप उसको देख लें। केजरीवाल साहब पहले क्या कहते हैं, आज क्या कहते हैं और किस तरह से उन्होंने अब तक सियासत की है, उस रिपोर्ट को हम आपको एक बार फिर से दिखाते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज से वो पेड़ थोड़ी दूरी पे था, आप लोग सब मौजूद थे, आपको पता है। बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मीडिया कर्मी खड़े थे, उसके पीछे पेड़ था और पेड़ की ऊपर बैनर लगे हुए थे और पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, गिलानी आ रही है, लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गलती का एहसास हुआ है, लेकिन एक बार फिर वक्त और गजेंद्र के गुजर जाने के बाद सीएम साहब को अब लगता है कि उन्हें रैली रोक देनी चाहिए थी, लेकिन जिस वक्त ये मौका था वो राजनीति चमकाने में जुटे थे। गजेंद्र मौत की मंजिलें चल रहा था, वो राजनीति में और ज्यादा चढ़ने और बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों की आंखों के सामने वो पेड़ पर चढ़े, यहाँ से मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। पुलिस की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है, इंसान है। गजेंद्र के पेड़ से लटकते ही केजरीवाल को हर जगह राजनीति ही नजर आने लगी। ना उन्होंने रैली रोकी और ना ही राजनीति चमकाने का कोई मौका। उनके सिपह सालार 3 दिनों तक घूम कर, कैमरा ढूंढ कर कुतर्कों को तर्क बनाने की कोशिश में जुटे रहे। किसी ने मीडिया को कोसा तो किसी ने पुलिस को। ये अरविंद जी की गलती है कि अरविंद जी फौरन मंच से नहीं उतरे, ये अरविंद जी की गलती है फौरन वो पेड़ पे नहीं चढ़े, ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पर जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने को। पुलिस से लेकर पॉलिटिक्स तक सबको कोसने के बाद भी दामन से दाग नहीं हटे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक जमकर थू-थू भी हुई, तो आखिर में केजरीवाल ने वही किया जो वो करते आए हैं, माफी मांगी। मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, गिलानी आ रही है, लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। वैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इतिहास में
ऐसे कई मौके आए हैं जब केजरीवाल ने गलती की और माफी मांग ली। पहले कांग्रेस के साथ सरकार बनाने पर माफी मांगी, फिर सरकार छोड़कर भाग निकलने पर दिल्ली में घूम घूम कर वोट और माफी मांगते रहे। कई लोग भड़क गए और उन्होंने मीडिया के इन साथियों के साथ बदसलूकी की। मैं उस बदसलूकी के लिए माफी मांगता हूं। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो हमारी व्यवस्था में कमी रह गई, मैं ये मानता हूँ और मैं माफी चाहता हूं। कई बार गुस्सा आ जाता है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान है, सिर्फ ये देवता नहीं है। बार बार गलती करने और हर बार माफी मांगने में मास्टरी कर चुके केजरीवाल ने एक बार फिर माफी तो मांग ली, लेकिन क्या उनके माफी मांगने से गजेंद्र लौट आएगा? क्या उन जिंदगियों का सूनापन दूर हो जाएगा जो गजेंद्र की मौत से पैदा हुआ है? सवाल कई हैं, जवाब भी कई हो सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन ईमानदार कोशिश की गई होती या सिर्फ दिलासा भर ही दिया गया होता तो फर्क पड़ता। शायद गजेंद्र न मरता, न दिन दिन भर कैमरों के सामने दलीलें देनी पड़ती, न माफी मांगनी पड़ती और न ही यूं नजरें चुरानी पड़ती।